हम सबके दिल में कितनी ख्वाहिशें होती हैं ना। एक बढ़िया सा घर, अच्छा खाना, वो लेटेस्ट वाला फोन, लिस्ट तो कभी खत्म ही नहीं होती। लेकिन क्या कभी सोचा है कि क्या होता है जब हमारी ये कभी ना खत्म होने वाली ख्वाहिशें दुनिया के लिमिटेड रिसोर्सेज से टकराती हैं? बस यही यही वो एक सवाल है जिसके इर्द गिर्द पूरी इकोनॉमिक्स घूमती है। देखिए, ये तो हम सब की फितरत है कि हमें हमेशा और चाहिए, और ज्यादा चाहिए। हमारी जो इच्छाएं हैं वो सच में अनंत हैं, मतलब अनलिमिटेड। पर उनको पूरा करने के जो साधन हैं वो उतने नहीं हैं। और बस यहीं पर असली कहानी सामने आती है। हकीकत तो यह है कि दुनिया के रिसोर्सेज वो लिमिटेड हैं। मतलब हर किसी के लिए वो सब कुछ पा लेना मुमकिन ही नहीं है जिसकी वो चाहत रखता है। तो ये जो एक तरफ अनलिमिटेड ख्वाहिशें और दूसरी तरफ लिमिटेड रिसोर्सेज का टकराव है ना, इसी बुनियादी प्रॉब्लम को इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं कमी या स्कैसिटी। और सच पूछें तो इसी एक वजह से इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट मौजूद है। ये हमें सिखाता है कि इस कमी वाली दुनिया में हम फैसले कैसे लेते हैं। तो अब ये तो साफ है कि इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो चॉइस और फैसलों के बारे में है। क्योंकि हमारे पास सब कुछ लिमिटेड है, हमें हमेशा चुनना पड़ता है ऐसे विकल्प जिनके कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी। अच्छा, इस बात को समझने के लिए चलिए रवि से मिलते हैं। रवि एक स्टूडेंट है और एक बड़ी क्लासिक दुविधा में फंसा है। आज रात उसके पास सिर्फ 3 घंटे हैं। अब उसे चुनना है, या तो दोस्तों के साथ बैठकर नई वेब सीरीज देख ले, या फिर कल जो फाइनल एग्जाम है उसकी पढ़ाई कर ले। अब सोचिए, अगर रवि वेब सीरीज देखने का फैसला करता है तो वो क्या कर रहा है? वो उस पल के मजे के लिए अपने एग्जाम में आने वाले बेहतर मार्क्स को कुर्बान कर रहा है। इसी कुर्बानी को, इसी ट्रेड ऑफ को इकोनॉमिस्ट कहते हैं अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब किसी एक चीज को पाने के लिए जो दूसरी सबसे अच्छी चीज छोड़नी पड़ती है, वही उसकी असली कीमत है। ठीक है, तो हर कोई कमी का सामना कर रहा है। रवि की तरह हम सब रोज कुछ न कुछ चुनते हैं और कुछ छोड़ते हैं। पर सवाल यह है कि फिर हमें वो चीजें कैसे मिलती हैं जिनकी हमें जरूरत है? तो इसका जवाब छुपा है व्यापार में, यानी कि ट्रेड में। अब देखिए, इसी ट्रेड के जरिए दोनों का काम बन गया। दोनों को वो मिल गया जो उन्हें चाहिए था। रवि को किराया देने के लिए पैसे मिल गए और उधर अमित को एक बढ़िया प्रोफेशनली एडिटेड वीडियो मिल गया। ये एक विन विन सिचुएशन है जहां दोनों ही पहले से बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन यहां एक मजेदार सवाल उठता है, क्या होगा अगर अमित खुद रवि से भी बेहतर वीडियो एडिटर हो? तभी क्या उसे रवि को काम देना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर कंपैरेटिव एडवांटेज का कॉन्सेप्ट आता है। मान लीजिए अमित अपने असली काम से 1 घंटे में 5,000 रुपये कमाता है। तो अगर वो 1 घंटा वीडियो एडिटिंग में लगाएगा तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? पूरे 5,000 रुपये। जबकि रवि वही काम सिर्फ 500 रुपये में कर रहा है। तो अमित के लिए स्मार्ट मूव क्या है? यही कि वो रवि को काम दे और अपना समय उस काम में लगाए जहां वो ज्यादा कमा सकता है। अच्छा, इसे भारत के सबसे पसंदीदा उदाहरण से समझते हैं, प्याज। सोचिए, महाराष्ट्र में भारी बारिश से फसल बर्बाद हो गई, सप्लाई एकदम से घट गई, पर हम लोगों को तो प्याज उतना ही चाहिए, राइट? नतीजा, कीमतें आसमान छूने लगती हैं। 20 रुपए किलो वाला प्याज 100 रुपए का हो जाता है। अब ये जो बढ़ी हुई कीमतें हैं, ये किसानों के लिए एक सिग्नल हैं, मुनाफे का सिग्नल। तो अगले साल क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा किसान प्याज उगाते हैं, बाजार में प्याज की बाढ़ आ जाती है और कीमतें वापस धड़ाम से नीचे गिर जाती हैं। ये जो पूरा सिस्टम अपने आप चल रहा है, इसी को महान अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने नाम दिया था अदृश्य हाथ, यानी द इनविजिबल हैंड। मतलब कीमतें तय करने के लिए किसी सरकार या तानाशाह की जरूरत नहीं है। ये तो बस डिमांड और सप्लाई के नाच से अपने आप तय हो जाती हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर हर चीज की अदला बदली यानी बाटा सिस्टम से काम चलता तो कितना मुश्किल होता। इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए हम इंसानों ने एक बहुत ही पावरफुल चीज ईजाद की, पैसा। पत्थर, कौड़ी, सोने के सिक्के से लेकर आज के डिजिटल नंबर्स तक पैसे का रूप बदलता रहा है। पर एक बात कभी नहीं बदली, पैसे की अपनी कोई कीमत नहीं होती। वो 2000 का नोट क्या है? सिर्फ एक कागज का टुकड़ा। तो उसकी कीमत आती कहां से है? सिर्फ और सिर्फ एक चीज से, भरोसा। जिस दिन वो भरोसा खत्म, वो नोट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। और इस पैसे के खेल में बैंक एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी भूमिका निभाते हैं, एक सिस्टम के जरिए जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। ये होता क्या है?
जब कोई बैंक में पैसा जमा करता है तो बैंक उसका एक छोटा सा हिस्सा, एक फ्रैक्शन, अपने पास रखता है और बाकी का पैसा किसी और को लोन पर दे देता है। और जब वो ये लोन देता है तो वो इकोनॉमी में असल में नया पैसा बना रहा होता है। अच्छा, अब एक व्यक्ति और बाजार से ऊपर उठकर पूरे देश के लेवल पे सोचते हैं। हम ये कैसे मापते हैं कि किसी देश की इकोनॉमी कैसा कर रही है? इसका सबसे कॉमन पैमाना या कह लीजिए स्कोर बोर्ड है जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन इस स्कोर बोर्ड में एक बहुत बड़ी कमी है। चलिए मीना से मिलते हैं। मीना एक होम मेकर हैं। वो अपने परिवार के लिए खाना बनाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, बड़ों की देखभाल करती हैं। असल में वो एक शेफ, ट्यूटर और नर्स का काम कर रही हैं। लेकिन क्योंकि उन्हें इन कामों के लिए कोई सैलरी नहीं मिलती, देश की जीडीपी में उनके इस बेशकीमती काम की वैल्यू 0 है, 0। अब ये देखिए कितना अजीब है। अगर अमित रेस्टोरेंट में 500 रुपए का जंक फूड खाता है तो देश की जीडीपी बढ़ती है। वाह! लेकिन अगर मीना घर पे सबके लिए सेहतमंद खाना बनाती है तो जीडीपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो और, अगर कोई फैक्ट्री नदी में जहर घोलकर मुनाफा कमाती है तो भी जीडीपी बढ़ती है। उस प्रदूषण से जो बीमारियां फैलेंगी, उसका जो नुकसान होगा, वो जीडीपी के हिसाब में कहीं नहीं है। तो बात सीधी सी है, जीडीपी काम की चीज है, पर ये अधूरी है। ये एक थर्मामीटर की तरह है। थर्मामीटर ये तो बता देगा कि आपको बुखार है, पर वो ये नहीं बताएगा कि बुखार की असली वजह क्या है। ठीक वैसे ही जीडीपी हमें इकोनॉमी का हाल तो बताती है, पर समाज की असली भलाई, उसकी सेहत को नहीं माप सकती। चलिए अब इन सारे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को जमीन पर लाते हैं और देखते हैं कि ये सब एक आम इंसान की जिंदगी पर, हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं। इसे डोसा इकोनॉमिक्स के एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अमित के बैंक अकाउंट में 100 रुपए हैं। 1 साल बाद 10% ब्याज के साथ उसके पास 110 रुपए हो गए। बढ़िया। लेकिन जिस डोसे की कीमत पिछले साल 100 रुपए थी, वो 12% महंगाई की वजह से अब 112 रुपए का हो गया है। तो क्या हुआ? अमित के पैसे तो बढ़े, पर अब वो उन पैसों से वो डोसा भी नहीं खरीद सकता जो वो पहले खरीद सकता था। उसकी खरीदने की ताकत असल में कम हो गई। महंगाई एक साइलेंट चोर की तरह है। एक और बड़ा सवाल, एक सीईओ अपने कर्मचारी से 300 गुना ज्यादा क्यों कमाता है? क्या वो 300 गुना ज्यादा मेहनत करता है? देखिए, मेहनत बहुत जरूरी है, पर सैलरी सिर्फ मेहनत से तय नहीं होती। ये तय होती है रिप्लेसेबिलिटी से। मतलब आपको कितनी आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। एक कर्मचारी का काम करने वाले शायद बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन एक बड़ी कंपनी को चलाने वाले खास स्किल्स और अनुभव वाले लोग, वो बहुत कम होते हैं। बस यही कमी, यानी सप्लाई की कमी, सीईओ की सैलरी को आसमान पर पहुंचा देती है। और आखिर में एक बहुत ही जरूरी बात, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी का नाम नहीं है, ये एक मानसिक जाल है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि गरीबी का जो लगातार स्ट्रेस होता है, वो हमारे दिमाग की सोचने समझने की शक्ति पर असर डालता है। उस हालत में दिमाग लॉन्ग टर्म फायदों जैसे पढ़ाई या सेहत की जगह तुरंत मिलने वाली छोटी मोटी राहत पर फोकस करने लगता है। और यही चीज गरीबी के जाल से बाहर निकलना और भी मुश्किल बना देती है। तो कमी के सिद्धांत से लेकर डिमांड सप्लाई के खेल और गरीबी के जाल तक हमने इस इकोनॉमिक मैट्रिक्स के कुछ बुनियादी नियम देखे हैं। इन नियमों को समझना इस खेल में सही चाल चलने का पहला कदम है। अब असली सवाल यह है कि इस जानकारी के साथ इस खेल को खेला कैसे जाए।